मेरे प्यारे देशवासियों, आज इस घोर संकट के जो समय से हम गुजर रहे हैं, ये हमारे लिए एक अवसर का समय है, क्योंकि जीवन में शायद इससे पहले हमें ऐसे परिस्थितियों से शायद कभी नहीं गुजरना पड़ा होगा जब हम खुद से समझने के लिए इतने अतिरिक्त समय के साथ लाभान्वित हुए हैं। मित्रों, हम में से कईयों को ऐसा लगता होगा कि यह जो क्वारंटीन का समय है, यह जो सोशल डिस्टेंसिंग का समय है, यह जो आइसोलेशन का समय है, या यह जो सतर्कता बरतने की जो एक मुहिम सी चली हुई है, हमारे लिए एक अनिश्चित भविष्य को लेके आई है, जहां कल क्या होगा इस बात का हमें स्मरण सुनिश्चित होते हुए नहीं दिख रहा है। लेकिन इस दुखद परिस्थिति के दौर से जो हम गुजर रहे हैं, ऐसे में न सिर्फ समाज के पिछड़े वर्ग के लोग, गरीब, मजदूर, किसान, बड़े, बुजुर्ग, छोटे, बल्कि हर पहलुओं के आधार पे खुद को भिन्न पाने वाले प्राणी आज इससे पीड़ित हैं। विद्यार्थी भी इस संकट के काल में खुद को कई नई चुनौतियों से भरा पा रहे हैं। उनमें से एक बेहद अभूतपूर्व उनके जीवन की चुनौती इस कोरोना काल में जो आई है, वो है आत्म सक्षम अध्ययन की विचार। पिछले 2.5 महीने से हम औपचारिक शिक्षा व्यवस्था से विद्यार्थियों को कटा हुआ अलग थलग पा रहे हैं। आज मित्रों, बच्चों को हम एक बेहद ही निराशजनक मनोदशा में पाते हैं, क्योंकि उन लोगों के मन में एक भ्रम सा पला हुआ है कि अगर स्कूलें नहीं खुलेंगी, शैक्षिक संस्थानें नहीं खुलेंगी, कोचिंग सेंटर्स नहीं खुलेंगे, तो उनके जीवन में जो शैक्षिक गति है वह धीमी पड़ जाएगी। हम ऐसे भी कई खबरों से वाकिफ हुए जहां हमने पाया कि बच्चे डिप्रेशन यानी निराशा के प्रकोप में प्रवेश कर रहे हैं। लेकिन जैसे कि मोदी जी कहते हैं, हर चुनौती, हर कठिनाई, हर परिश्रम, हर परेशानी हमारे लिए अपनी एक स्वरूप लेके आती है जो छुपी हुई होती है, और उस स्वरूप को वही मनुष्य जिनके अंतर आत्मा में पुरुषार्थ को लेके
स्नेह है, जो अपने श्रम पे विश्वास करते हैं, वह स्पष्ट रूप से देख पाएंगे। मित्रों, आज इसी स्पष्ट रूप से हर परेशानी के साथ जो स्वरूप परेशानी अपने साथ अनदेखी लेके आई है अवसर की, इसे पहचानने की आवश्यकता है। जब मैं स्वरूप की बात कर रहा हूं तो मैं सबसे प्रमुख बातें अवसर के स्वरूप जो इन परेशानियों ने अपने साथ लेके आए हैं, जो है कि हमें अपने पुरुषार्थ से, अपने कौशल से, अपनी दृढ़ता से, अपने संकल्प से खुद को कर दिखाना है। यह हमारे लिए एक बड़ा वैकल्पिक अवसर नहीं, बल्कि यह एक हमारे लिए, मैं तो मानता हूं कि ये अवसर उत्सव के रूप में है। यानी कि कोरोना काल हमारे विद्यार्थी वर्ग के मित्रों के लिए अवसर उत्सव के रूप में आया है। और इसी प्रकार से आज हर समाज के तबके के लोग और हर कैपेसिटी में काम करने वाले लोगों के लिए, अगर इसी दृष्टि से देखा जाए तो उनके क्षेत्र में ही यह अवसर उत्सव के रूप में आया है, जिससे सरकार भी भिन्न नहीं है। तो हम कहेंगे कि हमारे देश की सरकारी व्यवस्था, शासन प्रशासन के लिए यह समय एक अवसर उत्सव का है। मित्रों, मैं पूछना चाहता हूं, क्या यह अवसर उत्सव नहीं है क्या? नहीं है क्या? मैं पूछना चाहता हूं, नहीं है क्या? लेकिन इस अवसर उत्सव से हमारे देश की सरकार यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारे राज्य स्तर पे फेडरल यूनिट्स के रूप में जो राज्य सरकार कार्यरत है, ऊपर से कपड़ा लाने के लिए बोल, कपड़ा ऊपर, हौसले की बात, जज्बे की बात, जहां हम एक नकारात्मक परिस्थिति को सकारात्मक दृष्टि से जब देखते हैं तो वो परेशानी नहीं बल्कि अवसर दिखती है। और मैं तो कहूंगा एक कदम आगे जाके अवसर उत्सव दिखता है, फेस्टिवल ऑफ अपॉर्चुनिटीज। लेकिन आखिर में यह अवसर उत्सव जो आया है, ये क्या है? यह अवसर उत्सव परेशानियों से खुद को निपट के एक मजबूत कैरेक्टर दिखाने का है, सरकारों को सही ढंग से जनता के कल्याण के लिए कार्य करके लोकतांत्रिक प्रथाओं की चुनौतियों को जीतकर भारत को, जैसे कि पिछले 2 महीने से भारत विश्व में एक सकारात्मक पहचान के साथ उभर रहा है, इस कोरोना काल में एक कुशल राष्ट्र के रूप में स्थापित करना है। लेकिन यह होती कैसी है बच्चों? सरकारें ये कैसे कर पाएंगी, जानना जरूरी नहीं है क्या? इसीलिए इस पाठ में हम जानेंगे कि आखिर में ये जो हम कहते हैं ये सरकार होती क्या है। हम इस बात को भी जानेंगे कि हमारे देश में सरकार अगर संघीय ढांचे में बटी हुई है, खंडों में बटी हुई है, बल को साझा करने के लिए, लोगों के भाव को
अपने सोच को जोड़ देने के लिए तो वो अपने अपने स्तर पे कैसे कार्य कर रही है। साथ ही में हम जानेंगे कि देश में कायदे कानून से किस प्रकार से सरकार प्रभावित होती है और सरकारें कायदे कानून को लेकर कितनी संवेदनशील होती हैं। साथ में हम थोड़ा सा इतिहास का संदर्भ लेते हुए बच्चों मित्रों इस बात को भी समझेंगे कि हमारे देश में और विश्व के अलग क्षेत्रों में भी किस प्रकार से अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार की सरकारी व्यवस्थाएं चलती रहीं, राजशाही व्यवस्थाएं, तानाशाही व्यवस्थाएं, लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं, इस प्रकार की अन्य कई व्यवस्थाएं रहीं और ये व्यवस्थाएं पिछले से अगले की ओर कैसे विकसित हुई और आज के समय में विश्व की सबसे दिलचस्प और सबसे स्वीकृत जो व्यवस्था है लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक, ये कैसे उभर के आया इसको भी समझना होगा। और जब इतना कुछ हम समझ लेंगे तो फिर हम आज के समकालीन युग में जो देश की लोकतांत्रिक सरकार है हमारी, इसके बारे में समझेंगे और इससे हमें सतह पे क्या लाभ होता है जब समझ लेंगे तो हम मानेंगे कि कोरोना काल में यह जो अवसर उत्सव है उसकी एक पड़ाव को हमने पार कर लिया, क्योंकि हम कहेंगे हमने एक पाठ को फिर से खत्म कर डाला। तो चलो शुरू करते हैं। अचानक हम किसी को बोलता हुआ पाते हैं कि कहीं कुछ हुआ, कहीं कुछ और हुआ। अक्सर लोग आते हैं कहते हैं सब खत्म हो गया। अरे उससे पूछते क्या खत्म हो? नहीं सब कुछ खत्म, कुछ बचा ही नहीं। अरे क्या खत्म हो गया? अरे आलू गोडाउन से खत्म हो गया। ऐसे वो खत्म हो गया बोला था सनसनीखेज फैलाते हुए, हड़कंप मचाने के लिए कि जैसे कि कुछ बचा ही नहीं, सिद्धार्थपुरी से उधर कुछ है ही नहीं, पीछे आप सब सैलाब आ गया। उसी प्रकार खत्म हो गया। उसी प्रकार से अचानक लोग आके कहते हैं सरकार ने असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले मजदूरों की सुरक्षा के लिए कुछ कदम उठाए हैं। तो कहीं दूसरा कोई आके कहता है सरकार शीघ्र ही बाढ़ से निपटने के लिए एक कारगर व्यापक योजना लेके आने वाली है। तो किसी और को बोलता हुआ सुनते हैं कि सरकार ने प्याज के अभाव से जो कीमतों में प्याज की वृद्धि हुई है उसको नियमित करने के लिए प्याज की कीमतों को फिक्स कर दिया है। तो वहीं पे किसी एक को कहता हुआ सुनते हैं कि अब सरकार ने कहा कि सरकार स्वीकृति दे रही है कि सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस अब हो सकते हैं। तो फिर तीसरे और अगले व्यक्ति को कहता हुआ कहते हुए सुनते हैं कि कोयले और ऊर्जा की जो क्षेत्र है सरकार वहां नए नियम कानून लेके आने वाली है। तो फिर कहीं सुनने को मिलता है कि भारत में 15,000 ऐसे गांव और ग्रामीण क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है जहां पे खाद्य सामग्रियों की और न्यूनतम आवश्यकताओं की अभाव है। ऐसे लोग बोल के चले जाते हैं। अब इन्हीं सभी प्रश्नों का उत्तर ढूंढते हुए सरकार को समझेंगे और इस अवसर उत्सव के चुनौतियों को ज्ञान का स्रोत मानते हुए हम अपने पुरुषार्थ से अपनी बुद्धि का वृद्धि करते चलते हैं। जरा सुनो, हर सरकार को, हर देश को एक सरकार की आवश्यकता होती है ताकि वो देश
अपने जनता की ओर से निर्णय कई विषयों में ले सके और जो जो आवश्यक कार्य हैं उनको पूरा कर सके, जैसे कि सड़कों का निर्माण हो, शैक्षिक संस्थानों का निर्माण हो, स्कूल्स का निर्माण हो। शैक्षिक संस्थान का मतलब होता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, या फिर महंगी होती हुई प्याज की कीमतों को नियंत्रित करना हो, जिससे गरीब लोगों की जीवन पे खाद्य सामग्रियों से जुड़ी हुई समस्याओं से निजात दिलाया जाए। तो वहीं बढ़ती बिजली की जो बिल है, कीमतें हैं, उससे लोगों को थोड़ी सी राहत दिलाने के लिए सरकार कुछ करे। समाज में कई विषय होते हैं, कई मुद्दे होते हैं, कई परेशानी करने वाले, कई कई चिंताजनक मुद्दे होते हैं। सरकार उन सभी मुद्दों को भी संबोधित करते हुए उनसे लोगों को बाहर निकालने के लिए, उन समस्याओं के प्रकोप से बाहर निकालने के लिए सरकार कई योजनाएं लेके आती हैं गरीब लोगों के लिए, विशेष तौर पे जो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं। यह भी सरकार की कार्य है। साथ ही में सरकार को कुछ आवश्यक सेवाओं को भी संचालित करना पड़ता है, जैसे कि डाक सेवाएं, जैसे कि यातायात की सेवाएं, जैसे रेलवेज, और अब तो सरकार राज्य स्तर पे बस की पथ परिवहन सेवाएं भी सार्वजनिक रूप से मुहैया करवाती है। यही नहीं, सरकार सबकी होती है, और जब सबकी है तो आशा करते हैं कि सबकी सभी प्रकार की महत्वाकांक्षाओं को नजरअंदाज न किया जाए। इसीलिए सरकार लोगों के नौकरियों की भी ध्यान रखते हुए देश की क्षेत्र सीमा के अधीन ज्यादा से ज्यादा हमेशा प्रयास करती है कि देश में लोग कोई बेरोजगार न रहे और देशवासियों को नौकरियां भी मिलती रहे। साथ में चूंकि हमारा देश एक समाजवादी देश है, एक सोशलिस्ट देश है। समाजवादी का मतलब होता है एक ऐसी विचार, एक ऐसी सोच जहां पे सबके कल्याण की बात की जा रही है, भले उस कल्याण के लिए वो योग्य हो या ना हो। जैसे कि एक पिता अपने पुत्र की योग्यता को नजरअंदाज करके अपने कर्तव्यों को क्रियान्वित करते हैं, और इसमें कोई तर्क और वितर्क की आवश्यकता नहीं है। उसी तरह एक देश की सरकार अपने नागरिकों की मानसिक, शारीरिक, सामाजिक हित को देखते हुए हर देश की देशवासी भोजन और अच्छे स्वास्थ्य से लाभान्वित हो, इसका भी ख्याल रखती है। अकस्मात अगर कोई प्राकृतिक आपदाएं अगर घटित हो, जैसे कि सुनामी, भूकंप, चक्रवर्ती तूफान इत्यादि, तो वैसे परिस्थितियों में भी देश के लोगों को सहायता मुहैया करवाने की और उन घटनाओं से पीड़ित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए सरकार अपने अपने ढंग से, अपने अपने स्तर पे, केंद्र एवं राज्य स्तर पे कार्य करती है। कभी कभी परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि हमारे जीवन में हमें लगता है कि हमारे साथ अन्याय हुआ, गलत हुआ। वैसे परिस्थिति में न्याय की भी आवश्यकता होती है, तो सरकार ऐसी भी व्यवस्थाएं बना के रखती है जहां सरकार न्याय बना रहे, कानून व्यवस्था देश में बना रहे। इसके लिए कानून व्यवस्था को नियमित रूप से संचालित करने के लिए लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज भी तैनात रखती है, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट हो गया। तो इसी प्रकार से लोकतंत्र में, जैसे लेके आ जाना तो ऊपर से अब लोकतंत्र में अगर न्याय की बात हो तो ज्यादा से ज्यादा स्वतंत्रता को साकार करने के लिए देश में न्यायपालिका की व्यवस्था स्वतंत्र है, जहां सरकार अपनी ओर से आवश्यक योगदान देती है और न्यायपालिका अपनी मर्यादा के अधीन अपना कार्य करती है। तो यहां भी अपना योगदान सरकार देती है, जैसे कि कोर्ट्स की बिल्डिंग्स बनाने हो, जजेस के सैलरी देने हो इत्यादि, और समय समय पे गरीबों को
कानूनी मदद प्रदान करने की भी कार्य को अंजाम देती है, चाहे वो एक सरकारी वकील प्रदान करके ही क्यों ना हो, थोड़ा सा ठीक से। लेकिन मित्रों, क्या ये नहीं समझ लगता है कि इतनी कार्य की विशाल क्षेत्र और इतना कुछ करना और इतनी भव्य जनसंख्या, सरकार कैसे इन सभी कामों को अंजाम देती होगी, ये एक बड़ी प्रश्न है। और शायद इसीलिए हमें वंडर होता है, हमें आश्चर्य होता है कि ये हो कैसे पाता होगा। जैसे हो पाता होगा उसे हम अपने इस, कौन सा उत्सव था ये, अवसर उत्सव का पात्रमान, चुनौती नहीं, अवसर उत्सव का पात्रमान एक अवसर समझ अपने ज्ञान वृद्धि करते हुए आगे बढ़ते हैं। जरा ध्यान देना मित्रों। इसी के साथ दूसरा प्रश्न यह भी है कि क्यों आखिर में सरकार को यह आवश्यक है कि वो ये सब कार्य करे जिनकी सूची मैंने अभी बताई। मनुष्य काम करते हैं, जीते हैं इकट्ठा, और मनुष्य अपने जीवन में कई कामों को अपने व्यक्तिगत स्तर पे अंजाम नहीं दे सकते, इसीलिए वो संस्थाएं बनाते हैं, व्यवस्थाएं बनाते हैं, ताकि मिलजुल के कुछ कार्य वो साथ हो सके। जैसे सड़क का निर्माण, तुम अपने घर के आगे सड़क बना सकते हो, पर पूरे मोहल्ले में तुम कहां सड़क बनाओगे? थोड़ा इधर हो जाओ। मोहल्ले में कहां सड़क बनाओगे? तो वैसे में सभी लोग अपने अगर घर के आगे सड़क बनाने की योजना को अपना स्वीकृति दें तो बेहतर ढंग से बनेगा, एक व्यक्ति पर भार नहीं आएगा। तो इसी तरह से सामूहिक संगठन वाली कार्य बहुत आवश्यक होती है। साथ ही में आप सोच लो कि अगर अपने समाज के लिए कायदे कानून नियमों का स्थापना करना हो तो एक व्यक्ति अगर नियम बना दे और एक व्यक्ति नियम को स्वीकृति अपनी प्रदान करे कि वो उससे पालन करेगा, तो पूरे समाज की स्वीकृति उसे नहीं मानी जाएगी। इसीलिए हमें एक क्षेत्र में हमारे हित के, हमारे कल्याण के लिए, हमारी आवश्यकताओं के लिए एक ऐसी संस्था संगठित रूप में आवश्यक होती है जो हमारी है, हमारे लिए और हमसे है और हमारे लिए प्रतिबद्ध है। और ऐसी संस्था को सरकार कहते हैं मित्रों, और कुछ और नहीं कहते हैं। तो इसके साथ अब हम सरकार के मतलब को समझे, और इन सरकार को चलाने वाली जो संस्था होगी, जो संगठन होगा, उसके नेतृत्व जो होंगे वो लीडर्स होंगे, और वो अपने अपने निर्धारित पदों पे एक जो व्यवस्था होगी, कानून की किताब होगी, संविधान होगी, उसके अनुसार कार्यरत होंगे। और इन्हीं सभी चीजों को हम आगे की ओर पढ़ेंगे। आज के लिए बस